जय हिंद दोस्तों। तो चलिए स्वागत करते हैं। तो हम लोग जहाँ तक छोड़े थे वहीं से शुरू करते हैं। बीच में गैप हो गया है, माफ़ी चाहेंगे। तो आज हमारा जो है वो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। आपके लिए संविधान का जो मौलिक अधिकार जहाँ पढ़ा रहे हैं, मैंने पार्ट 1 डाल दिया, पार्ट 2 डाल दिया, आज आपका पार्ट 3 है। मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा ताकि सब कुछ आपको समझ में आए। तो आज है समानता का अधिकार। हमको आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक पढ़ना है। कुल 5 आर्टिकल हैं। तो शुरू करते हैं। इक्वालिटी यानी कि समानता। समानता का मतलब क्या होता है दोस्तों? बराबरी होता है कि जब नागरिकों को एक से अधिकार दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं समानता। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इसको बोलते हैं अनुच्छेद नंबर 14। ठीक है, मूल आपको फंडामेंटल राइट यहाँ शुरू होता है। तो आर्टिकल 14 में दो बातें कही गई है। पहला है विधि के समक्ष समानता और दूसरा कहा गया है विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के सामने, समक्ष का मतलब क्या था दोस्तों? सामने, कानून के सामने बराबर। ठीक है, कानून के सामने बराबर। तो बराबर किसको करना है? तो यहाँ पर व्यक्तियों की बात की गई है, देश के नागरिकों की बात कही गई है। देश का नागरिक के बारे में क्या कहा गया है कि विधि के सामने अर्थात कानून के सामने भारत के जितने प्रत्येक नागरिक है वो एक बराबर है। तो आर्टिकल 14 ये कहता है। ये अच्छा, ये जो है ना, यहाँ से लाइन, यहाँ तक ये लाइन हमने कहाँ से कॉपी, कहाँ से लिया दोस्तों? तो हमने लिया है इंग्लैंड से। कहाँ से लिया है इसको? हमने इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, एक तरह का नेगेटिव थॉट है। कैसा है दोस्तों? एक तरह का नेगेटिव थॉट है, अर्थात नकारात्मक विचार है। क्यों? क्योंकि एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी को क्या बोलेगा? अमीर आदमी कि भैया हम इतना पैसा वाला आदमी है फिर भी हमको कानून एक बराबर देख रहा है। ठीक है, लेकिन पुराने समय में कुछ ऐसे कानून हुआ करते थे जहाँ पर जितना ज़्यादा जो अमीर होता था उसको, उसके लिए अलग कानून होता था और गरीबों के लिए अलग कानून होता था। लेकिन संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात बोला गया है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? बचाव करना। अच्छा, किनका बचाव करना है? तो बचाव उनका करना है जो गरीब है, जो असहाय है, जो दयनीय स्थिति में है, उनका बचाव करना है। ठीक है ना? तो उनके लिए, ठीक है ना, विधि का समान संरक्षण। तो उनको बचाव करने के लिए कानून में कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जहां पर जो गरीब आदमी है उसका बचाव हो सके कानून के माध्यम से। जैसे मान लीजिए एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है, तो अब होगा क्या कि अमीर आदमी अपने लिए एक बढ़िया सा वकील रख सकता है, लेकिन गरीब आदमी अपने लिए वकील नहीं रख सकता है। तो अब कानून का समान संरक्षण कैसे होगा? कानून को कैसे बचाया जाएगा? अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हो जाए जो गरीब आदमी है, ठीक है, तो कैसे बचाव किया जाएगा? तो उसके सिंपल सा क्या है कि उसके लिए अलग से, ठीक है, सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा उसको वकील दिया जाएगा कि भाई तुम अपना केस लड़ लो। तो हुआ ना विधि का समान संरक्षण। ये हो गया दोस्तों आर्टिकल 14। अच्छा, ये जो अगला जो पार्ट है दोस्तों, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं दोस्तों? अमेरिका से लिए हैं। और ये कैसा है दोस्तों? तो ये पॉजिटिव थॉट है। कैसा है? पॉजिटिव है, अर्थात सकारात्मक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेल्प करने की बात हो रही है गरीब को। चलिए, यहाँ तक हो गया, बात समझ आ गया। चलिए आर्टिकल 15 पढ़ते हैं। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 15 में बहुत सारी बातें कही गई, मैं उनको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा आपको। तो आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है ना, धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, अर्थात भारत में जितने भी जो नागरिक हैं वह इन 5 आधार पर, इन 5 आधार पर एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अगर भेदभाव करता है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। पहला हो गया धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश। खासकर आप देखिएगा अभी फिलहाल में, तो जन्म स्थान के आधार पर, जो जन्म वाला हिस्सा होता है ना, जन्म स्थान, कि कोई बिहारी है, कोई झारखंडी है, कोई यूपी है, तो उनके साथ थोड़ा भेदभाव हो रहा है। खासकर अभी आप चले जाइए साउथ इंडिया में, तो उसका भी बहुत सारा कारण है। ठीक है, कुछ गलती यहाँ के भी लोगों की है, कुछ गलती वहाँ के लोगों की भी है। ठीक है, गलती एक तरफा नहीं होती, गलती दो तरफा होती है, तभी कुछ होता है। ठीक है, तो खासकर एक भाषा वाला विवाद आप देख रहे होंगे कि कहा जा रहा है नहीं भैया यहाँ पर रहना है तो आपको एक ही भाषा बोलना पड़ेगा। बहुत कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये सब बात है। चलिए अब बात करते हैं, धर्म हो गया, जाति हो गया। ठीक है दोस्तों, धर्म, जाति, लिंग देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जैसे खासकर जो हमारे समाज में जो ट्रांसजेंडर है, इनको आम भाषा में जो लोग बहुत ही गंदा वर्ड से बोलते हैं, इनको छक्का कहा जाता है या गे कहा जाता है। ठीक है, जनरली छक्का कहा जाता है। ठीक है, गे तो नहीं बोला जाता है। तो जिनको छक्का कह के संबोधित किया जाता है, तो उनके लिए एक शब्द है ट्रांसजेंडर। ठीक है, ट्रांसजेंडर इनका भी। ठीक है, तो उनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में खासकर अभी एक ट्रेंड एक चल रहा है। ठीक है, कि लोग ट्रांसजेंडर के साथ बहुत गंदा भेदभाव करते हैं। आपको ट्रेन में, बस में कहीं मिल जाएंगे तो उनको आप एक गलत नज़र से देखते हैं, बोलते हैं कि यार देखो फिर आ गया। ठीक है, तो ये सब बात है, भेदभाव नहीं करना है। तो उसके आधार पर लिखा हुआ है धर्म और जाति। ठीक है दोस्तों, धर्म और जाति का जो कॉलम है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा गंदा बात क्या है कि आप दोस्ती यारी धर्म और जाति देखकर नहीं करते हैं, लेकिन जब भी शादी ब्याह का बात उठता है कि भैया शादी ब्याह करना है अपना बेटी का या अपना बेटा का शादी ब्याह करना है, तो सबसे पहले इंसान धर्म देखता है। ठीक है, और फिर क्या देखता है? जाति।
और ये दोनों चीज़ें इंसान के द्वारा बनाई गई है। कहीं पर भी इसका धर्म से इसका कोई संबंध नहीं। जो वास्तविक धर्म है ना, वास्तविक धर्म का मतलब क्या होता है कि खुद को जानना, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे मुझे अपने आप को कैसे सही साबित करना है, या मुझे अपने आप को कैसे बेटर करना है, ठीक है। अंदर की चीज़ों को जानने के लिए जानने का नाम धर्म है। बाहर में आप छोटा मोटा परंपरा का अनुपालन कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं, इससे धार्मिकता साबित नहीं होती, वो लोग धर्म का हिस्सा है। तो वही बात हो गया, खासकर शादी में जाति का मैटर आ जाता होगा कि उच्च जात का लोग है, नीच जात का लोग है, बड़ी बड़ी घर की बेटी है और छोटे घर का लड़का है, तो शादी ब्याह नहीं होगा। खासकर यही चलता है, ठीक है। और खासकर ये हिंदू समाज में देखने को मिलता होगा। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। जो हमारे वेद हैं वो वर्ण आधारित थे। वर्ण मतलब कर्म, ठीक है ना दोस्तों। वर्ण का मतलब क्या था दोस्तों, कि आपको जो जाति मिलेगा, आपको जो वर्ण मिलेगा, वो कर्म के आधार पर मिलता था। लेकिन बाद में उसको भारतीय समाज ने इस प्रकार से ढाल दिया कि उसको जाति व्यवस्था में लाकर रख दिया और जाति का संबंध बना दिया जन्म से, अर्थात जो जन्मेगा उसी प्रकार का जाति का हकदार होगा। लेकिन पहले के जो काल थे, जब वैदिक काल था, तो उस समय वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था का आधार था कर्म, यानी जिस प्रकार के आप कर्म करते हैं उस प्रकार का आपको क्या बोलते हैं, आपको जाति मिलती है, यानी उस प्रकार के वर्ण मिलते हैं। ये सब है। एक इसी में क्या बोलते हैं, खास करके शादी ब्याह का मैटर उठता है, ठीक है। तो इसी में एक लाइन आपके लिए, ठीक है। दिन क्यों ढलता है, दिन क्यों ढलता है, रात क्यों आती है, दिन क्यों ढलता है, रात क्यों आती है, मेरी जुबां पर उसकी बात क्यों आती है, और बात प्यार मोहब्बत दोस्ती तक हो तो ठीक है, पर पता नहीं धर्म और जात बीच में क्यों आती है। तो यहाँ तक छोटा सा बात रहा दोस्तों। चलिए अब ये सब बात हो गई, अब बात करते हैं आगे कि तार्किक भेदभाव। अब देखिए, आप इस आधार पर तो भेदभाव नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन भेदभाव करने का एक आधार बताया गया है कि किस आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। तब योग्यता के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। क्यों? अब सपोज मान लीजिए आप लोग गए कहीं ऑपरेशन करवाने, और कोई 12th पास, या मान लीजिए कोई आपको कोई कंपाउंडर बोलेगा, ठीक है, जो डॉक्टर के साथ रहता है कंपाउंडर नर्स, वो क्या बोलेगा, लाओ तुम्हारा आज ऑपरेशन हम करते हैं। तो भैया जो काम नहीं कहता है, जो जिसका काम उसी को साजे। हाँ, तो बस वही कहावत है कि जो भारतीय समाज में या जहाँ पर भी आप देखते हैं, जहाँ पर काम आपको मिलता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन निर्धारित किया हुआ है। जैसे कि जो डॉक्टर होगा उसके पास MBBS का डिग्री होगा ही कंपलसरी। विदाउट MBBS का डिग्री आप डॉक्टर नहीं कहला सकते हैं। अगर आपको कुछ क्या बोलते हैं, आपको अगर नर्स बनना है तो कोई नर्सिंग का कोर्स करना पड़ेगा, उसके लिए 3 साल का कोर्स होता है। तो वो सब योग्यता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ये था आर्टिकल 15 में। इसके अलावा आर्टिकल 15 में कुछ बातें ऐसी लिखी गई, जैसे लिखा हुआ है सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं करना है। अर्थात वैसे स्थान जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं वहाँ पर आप कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता है। खासकर स्कूल हो गया, कोचिंग संस्था, कोई संस्था हो गया जो सरकारी संस्था है, ठीक है, और मंदिर में भी इवेंट आप नहीं कर सकते ये सब काम, ठीक है। तो ये सब बात है। अच्छा चलिए अब बात करते हैं कुछ बात। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इस पॉइंट को पकड़ के रखिएगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब जैसे संविधान लागू होता है उसके 1 साल बाद, ठीक है, उसी साल, ठीक है, 1951 में तो पहला संविधान सन 1951 के माध्यम से क्या किया जाता है, संविधान में एक बात जोड़ी जाती है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में एक बात जोड़ी जाती है, लिखा जाता है कि OBC, SC और ST के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। तो जो ऐसे समाज, ऐसे वर्ग के लोग जो OBC से बिलोंग करते हैं, जो SC से और ST से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएंगे। जब ये बात बोला जाता है दोस्तों ना, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे ही हम बात बोलते हैं तो क्या आ गया बीच में, जाति आ गई, आ गया। OBC एक अलग जाति हो गया, SC एक अलग जाति हो गया, ST एक अलग जाति हो गया। और वो क्या बोल रहा है कि जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। हम नीचे एक लाइन जोड़ दिया गया इसी में कि हम लोग OBC, SC और ST के लिए विशेष उपाय करेंगे। तो भाई जनरल वाला कहाँ जाएगा? तो ये बात तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, आपस में लड़ गया, ठीक है, लड़ने वाला हालत हो गया। हाँ, तो अब कैसे किया जाए? तो उसके लिए क्या हुआ ना कि जैसे ही ये संविधान में संशोधन किया जाता है, पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा जाता है। आपको संविधान संशोधन पूरा बताएंगे कितने प्रकार का होता है, सब कुछ लेके चलेंगे। तो अब होता क्या है ना कि इसको देखकर बोलते हैं कि भैया तो जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो उसी में एक व्यक्ति थे, मद्रास राज्य में एक व्यक्ति थे, जिनका नाम था चंपकम दराई राजन। एक व्यक्ति हुए मद्रास राज्य में, उन्होंने क्या किया, मद्रास राज्य के खिलाफ केस कर दिया, ठीक है, क्योंकि मद्रास राज्य के द्वारा इसे लाया गया था, शुरुआत में प्रस्ताव किया गया था। तो उनके खिलाफ मद्रास राज्य में, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट में केस कर दिया गया। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। क्यों? ठीक है, ये केस भी 1951 का। जैसे ही संशोधन होता है उसके बाद ये तुरंत ये व्यक्ति के द्वारा मद्रास राज्य के खिलाफ, क्योंकि मद्रास राज्य के द्वारा किया गया था काम था पहली बार, और बाद में केंद्र सरकार ने इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। हम बाद फिर 9वीं अनुसूची डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या बताएंगे उसमें, ठीक है। तो 1951 में क्या होता है कि ये काम हो जाता है, लेकिन ये व्यक्ति हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था ना कि जो OBC और SC और ST के समाज के जो लोग हैं वो शुरू से ही, ठीक है ना, शुरू से ही उनको दबाया गया था ऊंची जातियों के द्वारा। तो उनको अब बढ़ने का मौका नहीं मिला था उस समय,
तो आज हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि संविधान के माध्यम से, ठीक है, उनका सामाजिक स्तर और शैक्षणिक स्तर को उठाया जाए। सामाजिक स्तर यानी कि समाज में उनका स्तर बढ़ सके, और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? समाज में अगर आपको स्तर बढ़ाना है तो आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, शिक्षा ग्रहण करने आपको नौकरी लेना पड़ेगा। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इनको ये विशेष उपाय किया गया। और ये जो भेदभाव कहलाएगा, कैसा भेदभाव कहलाएगा दोस्तों? तार्किक भेदभाव कहलाएगा, ठीक है। तार्किक मतलब रीजनेबल, क्या बोलते हैं रीजनेबल भेदभाव क्या बोलते हैं, भूल गए, ठीक है ना, रीजनेबल भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। अच्छा, अब होता क्या है इसी में ना कि खासकर ओबीसी की ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ओबीसी को इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो जो ओबीसी कम्युनिटी है तो उनके लिए हुआ क्या ना कि आर्टिकल 340 आता है, अनुच्छेद नंबर 340 आता है, और ये क्या कहता है ना, तो आर्टिकल 340 ये राष्ट्रपति को ये ताकत देता है कि ओबीसी के संबंध में वो क्या कर सकता है ना, तो ओबीसी की सही स्थिति का आकलन करने के लिए और ओबीसी के साथ जो सामाजिक और शैक्षणिक अधिकार उनको नहीं दिए गए थे उनको परिपूर्ण करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग का गठन किया जा सकता है जो सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से कि ओबीसी के लिए कौन कौन से काम किए जाने चाहिए। तो उसी के आधार पर ध्यान रखिए दोस्तों, आर्टिकल 340 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अभी तक ओबीसी के लिए, ओबीसी के कल्याण के लिए 2 बार आयोग का गठन किया जा चुका था। एक बार किया गया था दोस्तों 1953 में, काका कालेकर समिति 1953 का है ये, ठीक है। और एक दूसरा था दोस्तों बीपी मंडल समिति, ये वाला लागू नहीं हो पाया, ये आगे चल के लागू होता है। और इसी के आधार पर ध्यान रखिए दोस्तों, इसी के आधार पर 1990 से ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण दिया जाता है दोस्तों? तो 27% आरक्षण आगे दिया जाता है। ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बात समझ में आ गई हो? आई हो? ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं 16 और 17 18। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है आर्टिकल नंबर 16, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 इसमें कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो लोक नियोजन मतलब हो गया दोस्तों सरकारी नौकरी। आम भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि सरकार को नौकरी दी जाती है ना, उसमें क्या मिलेगी दोस्तों? आपको अवसर की समानता मिलेगी। लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी कि सबको बराबर अवसर मिलेगा। सबको क्या मिलेगा दोस्तों? बराबर अवसर मिलेगा, यानी कि कोई व्यक्ति है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम ही है, तो अगर हमको 10 बार एग्जाम लिखने का मौका मिल रहा है ना, तो एक अगले व्यक्ति को भी 10 बार मौका मिलेगा, ठीक है ना। इसमें ये कह दिया गया था, लेकिन ठीक है ना, लेकिन इसमें एक बात गलती क्या है ना कि मान लीजिए कि आप देख सकते होंगे कि एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है। अमीर आदमी अपने बाल बच्चों को शुरू से ही अच्छे मीडियम पढ़ाता है, बहुत कुछ अच्छी सुविधाएं देता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो अपने बाल बच्चों को सही जगह नहीं भेज पाता है। इसके चलते क्या होता है ना, उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है, उसका जो दिमाग का स्तर है बढ़ नहीं पाता है। और सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि जो गरीब लोग हैं उनको उतना बचपन में जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको इतना फैसिलिटी नहीं मिल पाता है ना कि वो अमीर बच्चों के साथ बाद में जाकर कॉम्पीट कर सके। जैसे मान लीजिए एक अमीर घर का लड़का है जो आजीवन 24 साल तक इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखता है, और एक गरीब घर का आदमी है, बच्चा है, वो आजीवन मतलब गाँव देहात में खेलता है कूदता है और गाँव देहात के स्कूल पढ़ के और फिर चला गया एग्जाम लिखने। अब दोनों का स्तर को देखिएगा तो दोनों का स्तर में आसमान जमीन का अंतर होता है। तो सरकार क्या बोलती है कि नहीं भैया ये लोग तो भैया नीचे कम्युनिटी से है, मतलब कि इनको ओबीसी और एसटी और एससी कहा जाता है, तो उनको उतने पर्याप्त अवसर नहीं मिले सामाजिक स्तर पर बढ़ने का और शैक्षणिक स्तर बढ़ने का, इसलिए क्या कहता है इनको कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट दे दिया जाता है। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट दे दिया जाएगा बनिस्बत जो ऊपर कास्ट के लोग हैं या जिनकी अच्छी स्थिति है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 10 अटेम्प्ट मिल रहा है जो अच्छे घर से बिलोंग करता है, जिनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है, इसको अगर 10 अटेम्प्ट मिल रहा है, तो हो सकता है कि जिनकी सामाजिक स्थिति बहुत ही खराब थी उनको 20 अटेम्प्ट मिलेगा या 15 अटेम्प्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी को ध्यान रखते हो दोस्तों। इसी में क्या किया गया ना, इसमें बाद में जाके आगे चल के अपवाद जोड़ दिया गया। 16 में ही क्या किया गया दोस्तों? अपवाद जोड़ा गया, और उसी का नाम है दोस्तों आरक्षण। क्या नाम है दोस्तों? इसी का नाम क्या है दोस्तों? आरक्षण नाम है। जहां पर 1955 से एससी और एसटी कम्युनिटी को 22.5% का आरक्षण दिया जा रहा है सरकारी नौकरियों में। यानी कि मान लीजिए कुल अगर 100 सीट निकलता है, ठीक है, कुल अगर 100 सीट निकल रहा है अगर किसी सरकारी स्कूल में, मतलब कोई सरकारी वैकेंसी, तो उसमें से क्या होगा ना कि 22 गो सीट जो है ना वो एससी और एसटी कम्युनिटी से भरे जाएंगे। इसमें कोई दूसरा कम्युनिटी का बच्चा घुस ही नहीं सकता है। तभी ना ये लोग सामाजिक स्तर उठेगा। क्यों? क्योंकि जब इनके बच्चे रोजगार में घुसेंगे तो ये फिर आगे चल के जो अगली जो पीढ़ी आएगी उनका अपलिफ्टमेंट होगा, उनका जीर्णोद्धार होगा, ठीक है। लेकिन आगे चल क्या होता है ना कि 1955 से ही जब इनको दिया जाता है ना, तो उनसे पहले 2 साल पहले से ही काका कालेकर समिति का गठन हुआ था, बताएं। तो उस समय भी मांग हो रहा था ओबीसी का, लेकिन इसको लाते लाते कुल 40 साल लग गए। और 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया गया नौकरियों में, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि 22.5% यहाँ मिल गया और 27% किसको मिल गया? ओबीसी को। और बाकी ये सीट किसके लिए रह गया दोस्तों? जनरल के लिए। जनरल में कोई फाइट कर सकता है, किसी भी कम्युनिटी से है।
लेकिन बाकी ये सीट हो गया SC/ST के लिए और ये नीचे सीट हो गया OBC के लिए। इसी में क्या होता है 1990 में, ध्यान रखिए दोस्तों 1990 में ही क्या होता है ना कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लाने का प्रयास किया गया था। EWS को भी 10% आरक्षण देने का काम किया गया था 1990 में, और ये काम कर भी दिया गया था। लेकिन होता क्या है ना कि जब EWS को 10% आरक्षण दिया जाता है 1990 में, तो एक वकील थी जिनका नाम था इंदिरा साहनी, ठीक है, उनके द्वारा केस कर दिया जाता है EWS पर। बोला जाता है कि आप सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ये 1990 की घटना है। उस समय जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया जाता है तो बोला जाता है कि हाँ आप सही कर रहे हैं, हम आर्थिक आधार पर केवल हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ये 1990 में जब ये बात यहाँ जोड़ा गया था ना, 1990 में जोड़ दिया गया था, लेकिन फिर बाद में इसको खारिज कर दिया गया। लेकिन फिर वर्तमान में क्या हुआ कि अभी वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, NDA गवर्नमेंट है, तो उन्होंने क्या किया दोबारा 2019 में, ठीक है ना, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता है, ठीक है, तो 2019 में दोबारा से क्या किया गया EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दी गई। और कब किया गया दोस्तों, तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से ये बात जोड़ दिया गया संविधान में, ठीक है ना। तो 16 में जोड़ा गया है, पता ही नहीं आया, और कितना 10% आरक्षण देने की बात कही गई है, और उनको मिलता भी है, सरकारी नौकरी मिलता है, और जो शिक्षण संस्थान है जहाँ एडमिशन लेना है तो 10% आरक्षण मिलता है, ठीक है। इसका कौन कौन सा क्राइटेरिया है, कौन EWS में आएगा नहीं आएगा, इसके लिए सरकार द्वारा जारी किया जाता है एडवाइजरी, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कौन किस में आएगा कौन किस में नहीं आएगा, ठीक है। अब बात समझिए दोस्तों, इसमें से बात छूट रहा है, इस OBC में दो तरह के लोग आते हैं। एक इस OBC में दो तरह के लोग आते हैं। कुछ OBC ऐसे हैं जिनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि भले OBC कास्ट में आते होंगे लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता होगा। और कुछ OBC ऐसे हैं जिनको OBC में तो आते ही हैं, साथ में उनको आरक्षण का लाभ मिलता होगा, ठीक है दोस्तों। इसको दो प्रकार हैं। देखिए, एक OBC में दो कैटेगरी है। एक आता है जिसको बोलते हैं दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर, एक को बोलते हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर उनको बोलते हैं ना, OBC में क्रीमी लेयर उनको बोलते हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है, उठ चुके हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहता है दोस्तों, खाली कहने के लिए OBC में आते हैं, लेकिन उनके पास क्यों है, उनके पास क्रीमी लेयर है, वो किस में आते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं, तो इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। वहीं पर जो OBC में आते हैं और साथ में वो किस में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में। नॉन क्रीमी लेयर, इसको आम भाषा में ऐसे बोल सकते हैं ना कि अब मैं बताता हूँ कि नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर मतलब क्या था दोस्तों, क्रीम का मतलब होता है मलाई का परत, यानी कि वैसे लोग जो मलाई खा चुके हैं, वैसे OBC जो मलाई खा चुके हैं उनको दोबारा मलाई खाने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो मलाई खा चुके उसको बोला जाता है OBC क्रीमी लेयर में आते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको मलाई खाने का मौका नहीं मिला है, तो जब मलाई खा लेंगे तो उसमें भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उनको रखा गया नॉन क्रीमी लेयर में, और वास्तव में नॉन क्रीमी लेयर OBC को ही आरक्षण का लाभ मिलता है 27% का, इनको नहीं मिलता। इनको किसकी तरह ट्रीट किया जाता है दोस्तों, OBC CL को किसमें ट्रीट किया जाता है, जनरल तरह ट्रीट किया जाता है। पास नहीं आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 17 और 18। बात समझिएगा, 17 में क्या बोला गया है, 18 में क्या बोला गया है, तो 17 बोला गया है कि छुआछूत का अंत किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है, छुआछूत का अंत किया जाता है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अर्थात आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं, करते हैं तो ये दंडनीय अपराध होगा। बात नहीं। और खासकर ये जो छुआछूत का जो कॉन्सेप्ट है ये भारतीय समाज की ही देन है, और खासकर ये हिंदू समाज में देखने को मिलता है। और ये बीमारी धीरे धीरे सभी धर्मों सभी समाज में फैल गई है, चाहे जैन कम्युनिटी हो, जैन कम्युनिटी देखने को मिलता है, मुस्लिम कम्युनिटी हो, और जो भी कम्युनिटी है ना वहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। चलिए बात करते हैं आगे दोस्तों, अंत में है उपाधियों का अंत। ध्यान रखिए दोस्तों, उपाधियों का अंत, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अवार्ड। ये कोई अपना नाम के आगे कुछ टाइटल धारण करता था। जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय लोग क्या करते थे, अपने नाम के आगे या कोई दूसरा व्यक्ति या खासकर अंग्रेज लोग किसी भी हिंदुस्तानी को कोई नाम दे देते थे कि भैया श्री श्री राजा 108, जैसे मेरा नाम होता था कि श्री श्री प्रिंस 108 चिरंजीवी। तो ये सब टाइटल दिया जाता था पहले के समय, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन राय जी को राजा का उपाधि दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा। तो कहा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो जन सामान्य व्यक्ति है वो उपाधि धारण नहीं कर सकता अपने नाम के आगे, उसका जो नाम है वही नाम रखिए, उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उपाधि धारण करने का अधिकार नहीं, तुमको कैसे अधिकार दिया जाएगा। अब बात समझिए कि इसमें है ना कुछ अपवाद भी हैं। क्या है दोस्तों अपवाद, तो अपवाद है शैक्षणिक स्तर पर और सैनिक स्तर पर। शैक्षणिक स्तर पर कैसे दोस्तों, तो जो व्यक्ति लोग PhD करते हैं उनको डॉक्टर को उपाधि मिलता है। जो व्यक्ति फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट करते हैं, फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट किसी सब्जेक्ट करते हैं उनको डॉक्टर को उपाधि मिलता है। और जो लोग सैनिक होते हैं और जब वो आगे बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं तो जैसे उनको फील्ड मार्शल का सम्मान दिया जाता है, तो वहाँ पर अपवाद है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता हो दोस्तों भारत में एक हायरार्की चलता है। आपको कभी एग्जाम पूछा जाता है बताइए कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, भारत का द्वितीय नागरिक किसे कहा जाता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, द्वितीय नागरिक होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, तृतीय नागरिक प्रधानमंत्री होते हैं, और चतुर्थ नागरिक होते हैं गवर्नर यानी कि राज्यपाल होते हैं। आई होप आपको सारी बात समझ आ गई दोस्तों। इसका जो अगला पार्ट है मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। चलिए दोस्तों सभी को एक बार फिर से जय हिंद।